प्रैक्टिस करनी है कि वो आपने करवा दी है, कि वो लाइक हमने खुद ही देखने हैं? वो क्वेश्चंस खुद ही देखने, असाइनमेंट में है ना आपके पास एक, यस मैम। तो वो आपने बेसिकली बस ये करना है कि आपने पहले चेक करना है कि फॉर अ सर्टेन इनपुट डिकोडर की आउटपुट क्या आ रही है, और फिर दैट आउटपुट इज बीइंग अप्लाइड एज इनपुट टू द मार्क्स। तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जहां जहां सिग्नल नजर आ रहे हैं ना, आप ट्रूथ टेबल बनाएं, इनपुट में सारे कॉम्बिनेशंस लिखें, फिर उस कॉम्बिनेशंस के लिए देखें कि पहले अगर डिकोडर कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये डिकोडर है, लेट से ये 2 to 4 लाइन डिकोडर है, और आगे कोई मक्स है, लेट से 4x1 मक्स है, और उसकी कुछ इनपुट्स ऐसे कनेक्टेड हैं यूजिंग एनीथिंग, कोई भी किसी भी तरीके से, मे बी यहाँ पे कोई एक्सॉर लगा हुआ है ऐसे, और मे बी इस तरीके से, तो और यहाँ मक्स की 2 सिलेक्शन लाइंस भी हैं, तो टोटल इनपुट्स माइट बी ए बी सी डी, टोटल इनपुट्स माइट बी 4 हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे कि ट्रूथ टेबल बनाओगे, ए बी सी डी, ये 4 इनपुट का ट्रूथ टेबल, 16 रोज बनेंगी, फिर हर रो के लिए लेट से ये 0 0 0 0 है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0 0 पे डिकोडर की कौन सी आउटपुट एक्टिव हो रही है। अगर ये 1 है और ये सब 0 हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आगे चेक करोगे सी डी की क्या वैल्यू है, 0 0 है, तो फिर इसका मतलब है कि दिस इनपुट ऑफ द मार्क्स वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। तो आपको 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक ट्रूथ टेबल की रो को, और इसी तरह आप 16 रोज को सॉल्व करोगे। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये सर बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन खुद ही से क्रिएट किया हुआ था, तो बस आपको वर्किंग पता होनी चाहिए। जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, दिस इज बेसिकली एन एनालिसिस क्वेश्चन, कि आपको सर्किट डायग्राम गिवन है और आप उससे आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे कंप्लीट सिस्टम में, दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम, तो आपका मेथड आपको एक्चुअली आना चाहिए कि ए बी सी डी देयर आर 4 इनपुट्स, तो आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि विच सिग्नल्स आर इनपुट एंड विच आर आउटपुट्स। सो आप देख सकते हो कि इस डायग्राम को देख के एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि ए बी सी डी देयर आर 4 इनपुट्स, ये 4 इनपुट्स हैं। सो यू विल कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल बाय टेकिंग ऑल द इनपुट्स एज कॉलम्स इन द ट्रूथ टेबल, तो वो फिर आपके पास 2 raised to power 4 रोज बन जाएंगी उसकी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल डिटरमिन द आउटपुट, एंड दिस प्रोसीजर विल अप्लाई टू एनी सर्किट विच इज यूजिंग द फंक्शनल ब्लॉक्स। ये बेसिकली फंक्शनल ब्लॉक्स हैं, ये एक फंक्शनल ब्लॉक है डिकोडर, और ये दिस इज वन फंक्शनल ब्लॉक and this is another functional block. So this is a circuit which is made of different functional blocks. ठीक हो गया? सो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास के एंड पे मैं अटेंडेंस ले लूं, सो बी रेगुलर एंड बी देयर। ओके जी, सो यही हमारा टॉपिक था जो हम कवर कर रहे थे। CLO नंबर 3 है विच इज डिजाइन यूजिंग फंक्शनल ब्लॉक्स, डिजाइन यूजिंग फंक्शनल ब्लॉक्स। तो वी आर स्टडीइंग डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स। कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं? वी हैव स्टडीड decoders, we have studied encoders, we have studied multiplexers, और उन डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स की अपनी अपनी वर्किंग है, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यू आर क्रिएटिंग, आप उस फंक्शनल ब्लॉक को यूटिलाइज करेंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था, वी वर स्टडीइंग मल्टीप्लेक्सर्स एंड वी हैव सीन हाउ टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट फंक्शंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। तो आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जो यूज हमने किए थे वो कुछ इस फॉर्म में गिवन था, समेशन एम सम ऑफ मिन टर्म्स आपके पास अगर गिवन है, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर फंक्शन की नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल है मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन इनपुट्स के, तो यू अप्लाई ऑल द इनपुट्स टू द सिलेक्शन लाइंस, और जो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट लाइन है उस पर आप हार्ड कोड करते हो 1 या 0 को। 1 को हार्ड कोड करने के लिए यू अप्लाई प्लस VCC प्लस VDD या 5 वोल्ट 12 वोल्ट, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली, और 0 को हार्ड कोड करने के लिए यू जस्ट कनेक्टेड टू अ ग्राउंड। कुछ टेक्नोलॉजीज में होता है कि ग्राउंड की बजाय नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाईज भी होती हैं, बट वी विल जस्ट टेक इट एज अ ग्राउंड। हम ज्यादा
हार्डवेयर की उस डीप लेवल में इंटरेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे हम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम बस 1 एंड 0 जनरेट करना चाह रहे हैं, तो 1 को जनरेट करेंगे मे बी +5 से और 0 को जनरेट कर लेंगे ग्राउंड से। तो और दूसरा तरीका ये था कि अगर मल्टीप्लेक्सर का साइज़ यानी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन का साइज़ फंक्शन की इनपुट लाइन से मैच ना कर रहा हो, तो फिर आप ये करते हो कि जितनी इनपुट लाइन्स सिलेक्शन पे एडजस्ट होती हैं वो सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई कर देते हो, और जो बाकी की बचती हैं उनके लिए आप फंक्शन को यू रिप्रेजेंट दैट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दोज इनपुट लाइन्स, और उसको यूजिंग सम एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स आप उसको मार्क्स की इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं और आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। तो ये काम हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, नोट्स आपके पास होंगे, उनको कंसल्ट कर ले, और अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर एक चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी कि हमने डिकोडर के थ्रू मार्क्स को इम्प्लीमेंट किया था कि अगर आपके पास डिकोडर अवेलेबल है और आप उसे मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने चेक किया था कि सिंस डिकोडर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सम एंड गेट्स, और उस पे आप कुछ 00011011 की फॉर्म में इनपुट लाइंस अप्लाई करते हैं, और उससे अगर आपने मल्टीप्लेक्सर क्रिएट करना है तो आप जस्ट एक एक्स्ट्रा इनपुट हर एंड गेट में ऐड कर दें, I0, I1, I2, I3, and then if you combine them using an OR gate, तो आपके डिकोडर से मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बन जाता है। So if डिकोडर एज अ फंक्शनल ब्लॉक और उससे मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हो, तो हर डिकोडर के आउटपुट पे आप एक एंड गेट यूज कर लो एक्स्ट्रा, और उस पे इनपुट अप्लाई कर दो जो भी आप मक्स पे अप्लाई करना चाह रहे हो, और फिर उन एंड गेट्स की आउटपुट को कंबाइन कर लें यूजिंग और गेट। तो ये डिकोडर को यूज करके एंड ऑफ कोर्स सम एक्स्ट्रा लॉजिक, इन दोनों को यूज करके आप एक मल्टीप्लेक्सर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज विल मूव। ओके जी, सो आई एज्यूम कि कोई क्वेश्चन नहीं है। So now let's construct some bigger blocks using smaller blocks. यानी कि let's say आपके पास एक स्मॉलर साइज का, पहले मल्टीप्लेक्सर से ही स्टार्ट करते हैं। स्मॉलर साइज का मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है और उससे आप बिगर साइज का मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हो, तो वो कैसे बनेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया हो जाएगा तो ये देन यू कैन अप्लाई टू एनीथिंग। सो कंस्ट्रक्ट अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मार्क्स। ये जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी या आपको ये सर्किट्स डिफरेंट क्रिएट करने होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक मार्क्स है, यू माइट नीड सम एक्स्ट्रा लॉजिक ऑल्सो। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लॉजिक का मतलब है कि कुछ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको उस मार्क्स के साथ ऐड अप करनी पड़े, तो उसके थ्रू आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? यू नीड अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि 4x मक्स कैसे काम करता है और 2x1 मक्स कैसे काम करता है। So we know that a 4x1 mux should have 4 input lines, 2 selection line and 1 output line, and a 2x1 mux has 2 input line, 1 selection line and 1 output line. So ये हो जाएगा I0, I1, S, एक सिलेक्शन लाइन और एक F। ये आपके पास अवेलेबल है और ये आपने क्रिएट करना है। सो जो आपने क्रिएट करना है उसके लिए यू नीड 4 इनपुट लाइंस, 2 सिलेक्शन लाइंस, S0, S1 आउटपुट लाइन। अब जरा अगर हम इनको कंपेयर करें, अच्छा अब हम इनकी जरा ट्रूथ टेबल भी अगर बना लें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और 0 0 1 1 0 1 1, so this should be I0, I1, I2 and I3। और यहाँ से इसका ट्रूथ टेबल क्या है? 0 पे I0, 1 पे I1, ये इन दोनों के ट्रूथ टेबल हैं। ऑफ कोर्स दे आर इन कंप्रेस्ड फॉर्म। तो अब हमें
इसको यूज करके, इसकी ऑब्वियसली मल्टीपल कॉपीज यूज होंगी, एक से तो नहीं बनेगा ना, एक 2x1 मार्क्स है, दूसरा 4x1 मार्क्स है, तो एक 2x1 मार्क्स से 4x1 मार्क्स हम क्रिएट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स यूज करें। तो पहले तो देखते हैं कि लॉजिक गेट यूज किए बगैर ही काम चल रहा है, तो वी डोंट नीड टू डू दैट। तो हमें उससे ये क्रिएट करना है। तो जरा कंपैरिजन कर लें, आउटपुट तो इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो आउटपुट साइड पे तो वी कांट मेक अ डिफरेंस। लेकिन इसकी 2 इनपुट्स हैं और इसकी 4 इनपुट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 4 इनपुट जनरेट करनी है। कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स यूज करेंगे कि हमें 4 इनपुट्स मिल जाए? आंसर इज 2, यानी कि 2 इनपुट्स हमें एक मार्क्स से मिल जाएंगी और 2 इनपुट्स हमें दूसरे मार्क्स से मिल जाएंगी। टोटल इसको आपने सोचना इस तरह से है कि आपको व्हाट इज रिक्वायर्ड ये है कि यू नीड 4 इनपुट्स। तो वो 4 इनपुट्स आपको कितने जो भी आपके पास अवेलेबल साइज का मल्टीप्लेक्सर है उसकी कितनी कॉपीज यूज करें, या अगर एक से ज्यादा अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर्स हैं तो वो कितने यूज करें कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप 2 मल्टीप्लेक्सर्स यूज करेंगे 2x1 तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक 2x1 मार्क्स और ये दूसरा 2x1 मार्क्स यूज किया। सो लेट से इससे हमें मिल जाता है I0 एंड I1 और इससे हमें मिल जाएगा I2 एंड I3 फॉर द 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लाइन पे क्या अप्लाई करें। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी अप्लाई ऑन द सिलेक्शन लाइंस? जी, एनीवन? यानी कि आपको 4x1 मार्क्स बनाना है तो S0 और S1 है, तो सिलेक्शन लाइन पे मैं S0 अप्लाई करूं या S1 अप्लाई करूं, ये मेरा क्वेश्चन है इस 2x1 मल्टीप्लेक्सर की। जी बच्चे जाग जाएं, अब रमजान खत्म हो गया तो अब जरा रिप्लाई करना। क्वेश्चन मैं ये करना चाह रही हूँ कि एक सिलेक्शन लाइन यहाँ पे है और इसकी एक सिलेक्शन लाइन यहाँ पे है 2x1 मार्क्स में, ये बनाना है, 2 सिलेक्शन लाइन यूज करनी है। तो यहाँ पे शुड आई अप्लाई S0 और S1, इनमें से कौन सा अप्लाई करूँ? मैम जो I0 और I1 वाले उसके लिए आई गेस S0 यूज होगा, क्योंकि अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो S0 की वैल्यू I0 और I1 कंट्रोल करिए, S1 तो 0 ही रह रहा है। ये मैंने एक और मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दिया। उसका रीजन ये है कि अब ये 2 आउटपुट्स हैं हमारे पास, वी डोंट नीड 2 आउटपुट्स, हमें एक आउटपुट चाहिए और जो हमें एक आउटपुट चाहिए वो अब हमें सिलेक्ट करना है अमंग ऑल दीज 4 इनपुट्स, इस I0, I1, I2 एंड I3 में से। मैं सैफ आपके क्वेश्चन का भी आंसर करती हूँ, I0, I1, I2 और I3 में से। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक और 2x1 मार्क्स यूज की है जिसकी ये 2 इनपुट लाइंस में, इस इनपुट लाइन पे जो ऊपर वाली इनपुट लाइन है इस पे देयर विल ईदर बी I0 और I1 कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर, और ये जो नीचे वाली लाइन है इस पे वी विल बी गेटिंग ईदर I2 और I3 also that also coming from the inputs of this 2x1 मल्टीप्लेक्सर, और इसकी भी एक सिलेक्शन लाइन है। तो आइडिया ये होगा कि हम ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं, एक सिलेक्शन लाइन वो इन दोनों मल्टीप्लेक्सर्स में से चूज करेंगी I0, I1, I2 और I3 में से, और फिर एक सिलेक्शन लाइन यहाँ पे होगी जो कि चूज करेगी फ्रॉम द इनपुट ऑफ दिस 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो जो भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इस जगह पे दैट शुड बी कॉमन, यानी एक ही होगा, या इधर इट वुड बी S0 और इट वुड बी S1। सो ये सैफ सही कह रहा था, विल बी अप्लाइंग S0 ओवर हेयर एंड S1 ओवर हेयर, और किया है ये हमने टेबल को देख के चूज किया, क्योंकि जब S0 0 होगा, जब यहाँ पे 0 होगा तो ये भी 0 होगा, जब ये दोनों 0 0 हैं तो इस मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट क्या होगी? I0, क्योंकि ये 0 है ना, तो इसका मतलब है कि अपर इनपुट I0 इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, तो आउटपुट होगी I0। इसी तरह जब यहाँ पे S0 0 होगा तो आउटपुट होगी I2। अब जरा टेबल में देखें, जब S0 0 है इस टेबल में, जब S0 0 है, S1 को भी छोड़ दें, जब S0 0 है तो हमें आउटपुट पे क्या चाहिए?
आई नॉट चाहिए ना, और टेबल में दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पे एस नॉट 0 है, ये वाली, इस पे हमें आउटपुट क्या चाहिए, I2 चाहिए. So when S naught would be 0, this upper multiplexer, let me call it A and let me call it B. So ये जो multiplexer A है, ये जब S naught 0 है तो ये चूज करेगा I naught को, और जब S naught 1 होगा तो ये I1 को चूज करेगा. इसी तरह मल्टीप्लेक्सर B S naught 0 पे चूज करेगा I naught को, और S naught 1 पे चूज करेगा I3 को, which is exactly according to the table. नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर सी. ये क्या काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ S1. सो जब S1 0 है तो ये देखें टेबल में से, फिर अगेन कंसल्ट द टेबल, ये बेसिकली मैंने टेबल को ही इम्प्लीमेंट किया है. सो जब S1 0 है तो क्या आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट शुड बी ईदर I0 और I1. सो आउटपुट शुड बी ईदर I0, क्योंकि ये आपको पता है कि जब ये S1 0 होगा यहाँ पे, तो मक्स की आउटपुट कहाँ से आ रही होगी, ये 0 है तो मक्स की आउटपुट आ रही है इस लाइन से. लाइन की इनपुट पे कौन से सिग्नल्स अप्लाई किए हुए हैं, I0 एंड I1. सो वेन एवर S1 वुड बी 0, वील हैव टू चूज बिटवीन I0 एंड I1. And when S1 would be equal to 1, then the input would be coming from this side, and from the back end actually the input coming would be coming from I2 and I1. तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि जब S1 is equal to 1, यहाँ पे ये S1 is equal to 1, तो जो आउटपुट है that is I2 and I3. तो इस बेस पे हमने लॉजिक बनाई है कि आपने जो फर्स्ट स्टेज है, इसको मैंने फर्स्ट स्टेज बोला है, ये जो सारे मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, ये होगी स्टेज 1, और ये नेक्स्ट स्टेज है. देयर कैन बी मोर देन 2 स्टेजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडिंग के व्हाट साइज इज रिक्वायर्ड. थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, बाकी फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो यू शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो फर्स्ट स्टेज में हमने अप्लाई किया है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. यहाँ पे S0, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट कहाँ से है, ये वाला, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है. और लास्ट स्टेज पे हमने अप्लाई किया है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. हम इसका उल्टा कर सकते हैं, अगर एक से दो, मतलब फॉर एग्जांपल 3 सिलेक्शन लाइन हो तो हो सकता है कि हमें 2, यहाँ मक्स के साइज पर डिपेंड करेगा कितनी सिलेक्शन लाइन फर्स्ट स्टेज पे आएंगी और कितनी सेकंड पे आएंगी, कितनी थर्ड पे आएंगी. तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज करो, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि ये जो मैंने इनपुट सीक्वेंस में लिखी हुई है ना, I0, I1, I2, I3, फिर इनका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैं इस टेबल को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यूजिंग दिस मक्स ट्री. इसको मक्स ट्री बोलते हैं, ये मक्स ट्री है क्योंकि इसकी ब्रांचेज हैं, मल्टीपल ब्रांचेज एमिट हो रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मक्स ट्री. तो ये जो हमने ट्री टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये बेसिकली इस टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है. और इस टेबल में अब आप देख सकते हो कि जब S0 0 0 है तो, और S1 भी 0 है, तो क्या होगा, ये S0 0 0 से यहाँ पे आएगा I2, यहाँ पे आएगा I0. अगर S1 भी 0 है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू I0, विच इज अकॉर्डिंग टू द टेबल. अब नेक्स्ट रो के लिए देख लेते हैं. S0 0, S0 1 है और S1 0 है. तो अगर S0 1 हो यहाँ पे तो क्या होगा, दिस I1 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. तो इस पॉइंट पे आएगा I1, और यहाँ पे S0 यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब है I3 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. तो ये I2 I3 में कन्वर्ट हो जाएगा. S1 इज 0, ये 0 ही रहेगा. तो इन दैट केस आउटपुट वुड बी इक्वल टू, क्या होगी, ये आउटपुट इसके इक्वल होगी, अपर लाइन वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. सो ये आपकी सेकंड रो इम्प्लीमेंट हो जाएगी ट्रूथ टेबल की. इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल लास्ट रो चेक करना चाह रहे हैं, S1 अब 0 नहीं है, S1 आप 1 है, 1 1 के लिए देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तो I1 और I3 रहेगा, लेकिन अब इसकी बजाय ये आउटपुट पे जाएगा I3. सो द आउटपुट फॉर 1 1 वुड बी इक्वल टू I3. सो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली टेबल इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो मैंने तो चूज किया है कि मैं यहाँ पे S0 और यहाँ पे S1 अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग माय ट्रूथ टेबल. लेकिन अगर आप ये चूज करते हो कि आप यहाँ पे S1 और यहाँ पे S0 लेते हो, तो देन यू विल हैव टू लुक एट वेरी केयरफुली. ये सबसे आसान तरीका है कि आप लीस्ट सिग्निफिकेंट को यहाँ पे अप्लाई करें और उसके बाद आगे आगे इंक्रीज करते जाएं सिलेक्शन लाइंस को.
ठीक है। सो अब ये जो हमने बना लिया है, ये पूरी चीज, ये 4x1 मार्क्स है। ये इसकी 4 इनपुट्स हैं, ये एक सिलेक्शन लाइन है और ये दूसरी सिलेक्शन लाइन है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मार्क्स। जी, क्वेश्चंस? ठीक है जी, क्लियर है? जी जी। एक बात तो ये कि आपने याद नहीं रखना, आपने लॉजिक बनानी है। ठीक है। अगर आप इसी तरीके से, अगर आप सीक्वेंशियली इनपुट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो ना, आई नॉट आई वन, आप एक काम, आप इसका उल्टा लेके खुद से इसका एनालिसिस करने की कोशिश करना जब क्लास एंड हो जाएगी। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप ये करने की कोशिश करना कि आप यहाँ पे रखना S1 और यहाँ पे रखना S0 और फिर आप देखना कि आउटपुट क्या जनरेट हो रही है इनपुट का यही सीक्वेंस रख के, और देखना कि वो टेबल से मैच हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं मैच हो रही तो व्हाट चेंज शुड बी डन टू मैच इट विद द टेबल। ये आप देखना, फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना, हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर ना करें तो क्या होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप ये करना चाह रहे हो कि लेट्स से हमने यहाँ 2 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं ना इनपुट पे, तो आप यहाँ पे I0 I1 फिर अगला, यानी नंबर सीक्वेंस को चेंज नहीं करना चाह रहे, 0 1 2 3 यही सीक्वेंस रखना चाह रहे हो, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि आप S0 पहले, सबसे पहले अप्लाई करें फर्स्ट स्टेज में स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फिर नेक्स्ट स्टेज में S1, फिर नेक्स्ट स्टेज में S2, फिर नेक्स्ट स्टेज में S3, जितनी भी स्टेजेस बन रही हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है। लेकिन आपने करके जरूर देखना है कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होता है। चलें जी, नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट एन 8x1 मार्क्स using 2x1 and 4x1 मार्क्स। कितने 2x1 मार्क्स और कितने 4x1 वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट तरीके से आपको दिया हो सकता है, या जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, समटाइम्स नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स भी फिक्स्ड हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, समटाइम्स ओपन दिया होता है कि जितने मर्जी यूज़ करें। तो मैं अब आपको इसकी 2 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ। एक इम्प्लीमेंटेशन में वी विल ओनली यूज 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स और दूसरी में फिर हम साथ 4x1 इंक्लूड करेंगे। तो पहले मैं 2 एंड 4 दोनों को मिला के इम्प्लीमेंटेशन बनाती हूँ। वी नीड, अब इसको फिर से देखें, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें 8x1 मार्क्स बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जब 8x1 मल्टीप्लेक्सर हम बना रहे हैं तो कितनी इनपुट लाइंस चाहिए। वी नीड 8 इनपुट लाइंस, 8 input lines, we need 3 lines and we need 1 output line। तो सबसे पहले तो आपने इनपुट लाइन की बेस पे नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स चूज कर लेने। सो लेट्स से हम फर्स्ट स्टेज पे 2x1 मार्क्स लगाना चाह रहे हैं, तो कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे कि 8 इनपुट लाइंस बन जाएं। आंसर इज 4। 2x1, ये 4 इनपुट लाइंस बन गई। 2x1 6 इनपुट लाइंस, और फिर एक और 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे तो आपके पास 8 इनपुट लाइन हो जाएंगी। अगर फर्स्ट स्टेज पे मैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करती तो फिर मुझे 2 मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ते हैं ना 4x1, क्योंकि एक की 4 इनपुट्स और दूसरे की 4 इनपुट्स। तो आई कुड डू दैट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशंस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो चॉइस इज योर्स कि आपने उसे कैसे लेके चलना है। तो आई चूज इट लाइक दिस कि मैंने 2 इनपुट यहाँ पे, 2 इनपुट यहाँ पे, 2 इनपुट यहाँ पे, लेट्स से ये मेरे पास 4 आउटपुट जनरेट हो गई हैं। अब ये जो 4 आउटपुट जनरेट हुई हैं, मुझे तो एक आउटपुट चाहिए ना। सो व्हाट शुड आई डू, आई विल हैव टू चूज अमंग वन ऑफ दीज 4 सिलेक्शन लाइंस। ये जो भी आगे यूज करूंगी, इन चारों में से एक आउटपुट पे चाहिए। अब इन चारों में से एक, अब
आपने जब भी मल्टीप्लेक्सर यूज करना है ना, कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मक्स डिवाइस यूज होनी चाहिए, ये आपने माइंड में सोचना है कि अच्छा जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड ओनली वन ऑफ द ऑप्शन शुड बी गोइंग टू द आउटपुट, तो वहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज होना चाहिए। डिकोडर किस सिनेरियो में आपको लगेगा यूज होना चाहिए कि जब आपके पास आउटपुट्स में से एक लाइन आपने एट ए टाइम एक्टिव करनी है, क्योंकि डिकोडर क्या होता है, या 1 या 0 होती है ना उसकी आउटपुट, तो अगर एक्टिव हाई है तो एक आउटपुट 1 होगी, बाकी सारी जीरोज होंगी। तो मे बी आपको मल्टीपल डिवाइसेस को यूज करना है जिसमें से एट ए टाइम आपको एक को यूज करना है, तो उसके पीछे आप एक डिकोडर लगा देंगे। तो ये जितने भी आपने फंक्शनल ब्लॉक्स पढ़े हैं ना, इसमें से कौन सा फंक्शनल ब्लॉक किस सिनेरियो में यूज होना है, that you should be deciding based on the working of each functional block। तो ये आपको वर्किंग पता होनी चाहिए हर फंक्शनल ब्लॉक की। तो अब यहाँ भी हमें ये जो 2x1 मल्टीप्लेक्सर हैं, इसकी 4 आउटपुट्स हैं, इन चारों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन आ गई ना फिर से। तो जब हमने चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि मल्टीपल इनपुट्स में से एक को सिलेक्ट करती है, अगेन मल्टीप्लेक्सर ही होती है। तो नाउ अगेन आई हैव एक चॉइस, तो ये है कि मैं यहाँ पे आगे एक 4x1 मक्स लगा दूं। मैंने 4x1 मक्स क्यों चूज किया, क्योंकि ये 4 लाइंस आ रही थी, उसमें से एक को चूज करना था। तो आई कैन अप्लाई 1 4x1 मल्टीप्लेक्सर ओवर हेयर, जो कि इनमें से एक को चूज कर लेगा। लेकिन 4x1 की सिलेक्शन लाइंस होंगी, कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी, और यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो अब टोटल कितनी सिलेक्शन लाइन आ गई मेरे पास, स्टेज ए में मेरे पास सिलेक्शन लाइन आ गई 1। अब ये सारी सिलेक्शन लाइन नॉर्मली हम कॉमन रखते हैं, कॉमन इसलिए रखते हैं कि हमें इन सारी इनपुट्स में से, ये जो आपको स्टेज ए पे 4 मल्टीप्लेक्सर्स नजर आ रहे हैं, ये 4 मल्टीप्लेक्सर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन चारों में से एक की आउटपुट को ही आपने फाइनल आउटपुट पे ट्रांसमिट करना है। ये चारों में से साइमल्टेनियसली 2 को वर्क नहीं करना चाहिए, एट ए टाइम एक को ही वर्क करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इन सब की, और ये जो कमर्शियली आईसीज में हार्डवेयर अवेलेबल है उसमें भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई होती है कि ये कॉमन सिलेक्शन लाइन आप यूज करते हो यहाँ पे एक ही, और फिर अगली वाली जो 2 हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि 8x1 मक्स में वी नो दैट देयर आर 3 सिलेक्शन लाइंस, S0 S1 एंड S2। 3 सिलेक्शन लाइंस है हमारे पास। इस तरीके से टेबल भी आप बना सकते हो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इफ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर आप फर्स्ट स्टेज पे यूज कर लोगे, यानी आप ये कॉमन सिलेक्शन लाइन है और यहाँ पे आप S0 अप्लाई कर दोगे, और फिर नेक्स्ट आप S1 एंड S2 अगले वाले डेटा पे अप्लाई कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि अब देखते हैं कि टेबल पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, दिस वुड बी I0 I1, दिस वुड बी I2 I3, दिस वुड बी I4 I5, दिस वुड बी I6 एंड I7। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो पहले ये जो पूरा अब मक्स हमारा बन गया है, ये जो टोटल बना है 8x1 मक्स है। अब हम इसको जरा रन करके देख लेते हैं कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ या डेफिनेशन ऑफ 8x1 मक्स, क्या ये सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं 0 0 0 के लिए। सो S0 इज S1 S2 बोथ आर इक्वल टू 0। तो जब ये 0 है तो इस लाइन पे क्या आएगा, I0, ये 0 है, इस लाइन पे आएगा I2, इस लाइन पे S0 0 के लिए आएगा I4, और इस लाइन पे आएगा I6। अब ये हमारा सॉल्व हो गई एक स्टेज। अब अगली स्टेज पे आ जाओ, S1 S2 दोनों 0 0 हैं। जब ये दोनों 0 0 हैं तो अब आउटपुट पे क्या आएगा, I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप I0 लिख सकते हैं। सो ये जो अभी स्टार्ट में सैफ में क्वेश्चन किया था उसकी भी काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो रही है हमारी यहाँ पे, कि हमने एक रो के लिए इस तरह से आउटपुट जनरेट कर ली। अब हम सेकेंड रो के लिए आउटपुट जनरेट करेंगे 0 0 1। अब हमारा S0 1 हो गया। जब हमारा S0 1 हो गया है, ये 1 हो गया, तो
जब यहाँ पे 1 है तो इन सारी लाइंस पे 1 है, जब ये 1 है तो यहाँ पे आएगा I1, यहाँ पे आएगा I3, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा I5 और यहाँ पे आएगा I7। तो ये अब अवेलेबल हैं S01 होने की वजह से 4x1 मार्क्स की इनपुट पे I1, I3, I5 और I7 अवेलेबल हो गए। अब आउटपुट पे क्या जाएगा 4x1 मार्क्स की, वो डिपेंड करेगा इन सिलेक्शन लाइन पे। तो अब ये जो सिलेक्शन लाइन है ये इट इज स्टिल इक्वल टू 0 0, तो ये 0 0 क्या चूज करेगी, ये फर्स्ट इनपुट को चूज करेगी एंड इट विल ट्रांसमिट इट टू द आउटपुट। सो आउटपुट पे अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा I1। तो आपको नजर आ रहा है कि 8x1 मार्क्स का टेबल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया। आप इसको ड्राई रन कर लें पूरे सिस्टम को और आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा और ये 8x1 मार्क्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन हमने बना लिया 8x1 मार्क्स। क्योंकि मैंने इनपुट लाइंस पे ये सीक्वेंस अप्लाई किया था। ये अब 0 1 0 हो जाएगा ना, यही होगा ना नेक्स्ट वाले में। तो इसका मतलब है S0 फिर यहाँ पे 0 है। जब S0 0 होगा तो फिर आपके पास इधर इनपुट लाइन पे क्या अवेलेबल हो जाएगा, I0, सेकंड पे I2, थर्ड पे एक सेकेंड, सो यहाँ पे लेट मी चूज अनदर कलर। यहाँ पे अवेलेबल होगा I0, सेकंड लाइन पे I2, S0 पे डिपेंडेंट है ना। S0 अगर 1 है तो 1 3 5 7 अवेलेबल है, S0 0 है तो 0 2 4 एंड 6 अवेलेबल है 4x1 मार्क्स की इनपुट पे। अब 4x1 मार्क्स की आउटपुट पे क्या जाना है, वो S1 S2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखो S1 S2 की वैल्यू अब 0 1 हो गई है। तो जब 0 1 हो गई तो इंस्टेड ऑफ I0 I2 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट और आपको यहाँ पे I2 मिलेगा। ठीक है, okay जी, so this is how we can construct any bigger size multiplexer using a smaller size डिपेंड कि आप क्या हार्डवेयर अप्लाई कर रहे हो, क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हो। अब मैं इसकी एक और वेरिएशन बनाने लगी हूँ। यहाँ पे स्टेज एज इट इज होगी जो ये बनाई है मैंने, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4x1 मार्क्स आई कैन यूज 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स यहाँ पे, और फिर इसके आगे एक और स्टेज 2x1 मल्टीप्लेक्सर की। तो ये भी एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर ही है। And it is constructed using only 2x1 multiplexers. इसमें 4x1 नहीं है। बेसिकली ये जो पार्ट है बनाया है ये पूरे का पूरा ये 4x1 मार्क्स है ना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 4x1 मार्क्स वी कैन इम्प्लीमेंट दिस 4x1 मार्क्स यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे हमने अप्लाई कर दिया S0, नेक्स्ट स्टेज पे हमने अप्लाई कर दिया S1 और फिर लास्ट स्टेज पे हमने अप्लाई कर दिया S2। तो ये आपको मिल गई फाइनल आउटपुट। बेसिकली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 8 लाइंस हैं जो कि 2x1 मार्क्स से 4 आउटपुट जनरेट हो रही हैं। तो 4x1 मार्क्स पे हमने चारों सिलेक्शन लाइन, चारों जितनी भी इनपुट लाइन में सिलेक्शन करनी थी वो सारी की सारी एक ही मल्टीप्लेक्सर पे अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे हम यूज करना चाह रहे हैं 2x1 मार्क्स सिर्फ। तो व्हाट वी वुड डू इज कि वी वुड सिलेक्ट अमंग I0 एंड I2 में बी यूजिंग दिस अबव 2x1 मल्टीप्लेक्सर, और फिर हमने I4 और I चूज करना है तो वो हम नीचे वाले से चूज करेंगे। और फिर आपके पास 2 आउटपुट जनरेट हो जाएंगी, उन दोनों में से एक को चूज करना है तो हमें आगे एक और 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा। So this is how we can use, we can construct any multiplexer of any size. यानी अगर आपने 16x1 मार्क्स यूज करना है तो आप इसी की
इसी की 2 कॉपीज, एक कॉपी एक और यूज करो और आगे एक और 2x1 mux लगा दो, तो दैट विल बिकम अ 16x1 mux. So you can increase the size of multiplexer. You can use smaller size multiplexers to construct a larger size mux. ठीक है जी. यस मैम. ओके जी. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका मल्टीप्लेक्सर, आपको हार्डवेयर में कुछ ऐसी कंडीशन दी होती है कि आपका मल्टीप्लेक्सर बन नहीं रहा होता उससे. फॉर एग्जांपल अगर ये दिया हो कंस्ट्रक्ट 8x1 mux using 4x1 mux only, यानी कि जी मैम हम 8x1 दो 4x1 मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं. ओके मैम. आप प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि अवेलेबल हार्डवेयर क्या है. मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपके पास मे बी आईसीज जो अवेलेबल हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो भी अवेलेबल हार्डवेयर है उसको यूज करके आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. तो मैं आपको मल्टीपल मेथड्स बता रही हूँ कि जो भी अवेलेबल हार्डवेयर है उसमें आपने कैसे एडजस्ट करके कैसे अपना रिक्वायर्ड सिस्टम क्रिएट करना है. तो अगर तो आपके पास ओपन अवेलेबल है कि आप 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएं यूजिंग एनी स्मॉलर साइज मल्टीप्लेक्सर्स, तो आपके पास फिर जो मर्जी आप यूज करें. मे बी आपको कहा जाए 32x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएं यूजिंग एनी स्मॉलर साइज मल्टीप्लेक्सर्स, तो फिर आपकी चॉइस है. लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट 32x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग ओनली 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा. तो आपने याद कुछ भी नहीं करना. फिर से मैं इस बात में एम्फसाइज कर रही हूँ कि याद नहीं करना है, आपने लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देख के कुछ नहीं काम चलेगा. आप डिफरेंट सर्किट्स बनाएं और उनको ड्राई रन करके देखें. ये हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं. डिजाइन और एनालिसिस दोनों साथ साथ आपको बता रही हूँ कि पहले हम डिजाइन करते हैं और फिर मैं आपको एनालाइज करके बताती हूँ कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं. तो पहले तो जैसे ये मैंने 3 रोज बनाई है ना इस टेबल की, आप इसको खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें कि क्या बाकी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है. फिर दूसरी चीज ये कि असाइनमेंट में क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट दिया हुआ है एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, किसी दूसरे बच्चे को कंसल्ट किए बगैर. तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी और ये इंटरेस्टिंग है. आप एक दफा अगर लॉजिक को कैप्चर कर लेंगे तो यू वुड बी एबल टू डू इट इजीली. अच्छा जी, तो मैं आपको बता ये रही थी कि अगला क्वेश्चन ये था कि आपको सम लिमिट्स दी होती हैं, हार्डवेयर में लिमिटेशंस होती हैं कि आपको 4x1 मक्स यूज कर सकते हैं एंड यूज मिनिमम एक्स्ट्रा हार्डवेयर, एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स में भी. हार्डवेयर का मतलब है लॉजिक गेट्स. सो वो ये कह रहा है कि आपने फंक्शनल ब्लॉक सिर्फ एक ही यूज करना है 8x1 मक्स बनाने के लिए, विच इज 4x1 मक्स. यानी आप 2x1 मक्स यूज नहीं यहाँ पे कर सकते. आपने 8 बनाना है. पीछे हमने बनाए हैं ना, ये 8x1 ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2x1 यूज करके 8x1 मक्स बनाए. इसकी एक और वेरिएशन ये भी थी अभी जो क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट स्टेज पे 4x1 एक यूज कर लें, नेक्स्ट स्टेज पे एक यहाँ पे 2 4x1 मक्स यूज करें, यहाँ पे S0 S1 अप्लाई करें. अब ये 2 आउटपुट्स हैं, इनमें सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक 2x1 मक्स, ये भी 8x1 मक्स ही है. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हो और मुताबिक आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो. ये तीनों सेम, यानी कि ये भी एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये वाला भी एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर है और ये वाला भी एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर है. तो अगर तो कोई, हाँ जी, 2 सिलेक्शन लाइन होंगी ना. इसमें यहाँ पे 4x1 था तो 4x1 की तो 2 ही सिलेक्शन लाइन है, वो तो आपको अप्लाई करनी ही करनी है. तो मैंने 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली उठाई है, S0 S1, S2 आ गया, ये बस नोटिस कर लें. तो जहां भी आप जब मल्टीप्लेक्सर से फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे थे वहां पर भी और यहाँ पर भी बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने ऐसे रैंडमली S0 S1 S2 उठा के नहीं लिख देना.
आपने ध्यान रखना है कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली साइड से लिखोगे तो उसका मतलब डिफरेंट होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली साइड से लिखोगे तो उसका मतलब डिफरेंट होगा। हर तरह की एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, बट उसके लिए फिर सारी की सारी लॉजिक चेंज हो जाती है। तो आपने करेक्ट लॉजिक बिल्ड करनी है, ये आपने ख्याल रखना है। मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ, एक ऑब्वियसली एक ही मेथड हमने क्लास में डिस्कस करना था, तो मैं आपको एक मेथड से बता रही हूँ, एंड दीज आर द ईजियर मेथड्स। आप दूसरा करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पहले एक आसान चीज़ समझ आएगी तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकोगे, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करके देखनी है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर आर नो यूनिक सर्किट्स। ये हम इस कोर्स में शुरू से देखते आ रहे हैं कि अगर सर्किट बना हुआ है तो उसका एक बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है, उसके मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और वो एक ट्रूथ टेबल एक सर्किट को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मल्टीपल सर्किट्स एक सेम ट्रूथ टेबल पे मैप हो सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी कर रहे हो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ओके जी, कमिंग बैक, मैं बता ये रही थी कि अब कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि आपने 8x1 मार्क्स बनाना है, बट यू आर अलाउड टू यूज ओनली 4x1 मार्क्स, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट यूज करना अलाउड है, लेकिन कितने यूज करने हैं, मिनिमम पॉसिबल एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स यूज करने हैं। तो 4x1 मार्क्स तो हमें अलाउड है और 8x1 मार्क्स बनाना है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज में हम तो 2 4x1 मार्क्स तो इजीली यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे I0, I1, I2, I3 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे I4, I5, I6 और I7 अप्लाई करेंगे, और 4x1 है, 4x1 है, एक आउटपुट इसकी होगी, लेट्स कॉल इट F1, एक आउटपुट इसकी होगी, लेट्स कॉल इट F2, और 2 सिलेक्शन लाइन इसकी हैं और 2 सिलेक्शन लाइन इसकी हैं। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी S0, S1। अब आगे मसला आ गया इसका, इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैं फंक्शनल ब्लॉक यूज नहीं कर सकती। फंक्शनल ब्लॉक की बजाय वो कह रहा है कि लॉजिक गेट्स यूज करें आगे, आपको फंक्शनल ब्लॉक बस 2 ही 4x1 मार्क्स यूज करना अलाउड था, वो मैं यहीं पे यूज कर सकती हूँ। अब मसला ये है कि 4x1 मार्क्स आगे एक और लगाऊंगी, तो उसके लिए फिर मुझे उसकी 4 सिलेक्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वो फिर अब हम क्या करेंगे, उसकी बजाय वो भी हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन लेट्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लॉजिक गेट्स यूज करना पड़े तो क्या करेंगे। तो जब आपको एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स के थ्रू सिलेक्शन करनी है, तो आपने बेसिकली ये करना है कि या तो आपने ये सिग्नल आगे ट्रांसमिट करना है, या आपने ये सिग्नल आगे ट्रांसमिट करना है, और उन दोनों में से फिर एक यूज करना है, तो आपको एंड और गेट्स यूज करना पड़ेंगे, और ये जो एंड है इसको इनेबल की बेस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी या तो आप ये सिलेक्ट करें आगे या ये वाला करें। तो इसका मतलब है कि आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे, और ये जो इनेबल है इस एंड का, इस पे मैं थर्ड सिलेक्शन लाइन अप्लाई कर दूंगी। वो ऊपर टेबल बनाया S2, S1, S0 का, जिसमें 0 0 0 0 पे और ये 1 1 1 1 पे, इसको इस तरह वर्क करना चाहिए। यहाँ पे I0, I1, I2 और I3 हो आउटपुट पे, और जब S2 इक्वल टू 1 है तो आउटपुट पे क्या होना चाहिए, I4, I5, I6, I7। तो मैंने अब S1 तो यहाँ अप्लाई कर दिए थे ना, तो ये क्या कर रहे हैं, 0 0 पे I0 को चूज कर रहा है, 0 1 पे I1 को चूज कर रहा है, 1 0 पे I2 को चूज कर रहा है, 1 1 पे I3 को चूज कर रहा है। इसी तरह ये नीचे वाला मल्टीप्लेक्सर नीचे वाले पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए काम कर रहा है कि 0 0 पे I4, 0 1 पे I5, 1 0, जब यहाँ 1 0 है तो I6, 1 1 है तो I7। तो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं I0, I1, I2, I3 बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज, और यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं I4, I5, I6 और I7।
अब ये एंड गेट सिलेक्ट करेगा बिटवीन I0 I1 I2 I3 और ये एंड गेट सिलेक्ट करेगा बिटवीन I4 I5 I6 I7 and this will select based on the values of this S2. S2 0 है तो इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए और S2 1 है तो इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये enable क्रिएट किया है बेसिकली आउटपुट पे कि जब S2 0 है यानी एक्टिव लो enable बन गया ना इसके लिए, तो S2 0 है तो यहाँ पे 1 जाएगा ना, इन्वर्टर लगा दिया बीच में, तो जब 1 जाएगा तो ये वाला गेट काम करेगा, गेट नंबर 1 काम करेगा। और जब S2 0 है उसी टाइम पे गेट नंबर 2 इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ से 0 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, गेट नंबर 1 पे 1 जा रहा है और गेट नंबर 2 पे, सो S2 0 के लिए गेट नंबर 1 एक्टिव का मतलब है कि either I0, I1, I2 और I3 these will be transmitted to the output. These will be transmitted to the output based on the values of S1 and S0. और जब S2 equal to 1 होगा, जब S2 equal to 1 होगा तो क्या होगा, गेट 1 इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों इनएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 आ रहा है तो इस पॉइंट पे 0 आएगा, जब ये 0 आएगा तो यहाँ भी 0 होगा और जब 0 होगा तो और गेट की वैल्यू इस वाली साइड पे डिपेंड करेगी और जब इस वाली साइड पे डिपेंड करेगी, यहाँ से 1 आ रहा है तो गेट 2 एक्टिव हो जाएगा, ये 1 है तो फिर जो भी वैल्यू F2 पे आ रही है यानी I6 और 7 में से वो किस पे डिपेंड करेगी, वो S0 S1 पे डिपेंड कर रही है, वो वैल्यू यहाँ से आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया है, 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स यूज करके हमने आउटपुट अपनी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ 8x1 मक्स बना ली। तो ये जो पूरा बॉक्स बनेगा ना अब हमारा, ये 8x1 मक्स है, ये एक सिलेक्शन लाइन है S2 वाली यहाँ पे और ये 2 सिलेक्शन लाइन यहाँ से आ रही होंगी S0 और S1, तो ये 8x1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। ठीक है, मैम हम इससे इजी वे भी तो यूज कर सकते हैं कि हम 3rd4x1 मक्स यूज करके उसकी एक सिलेक्शन लाइन को ग्राउंड कर दें और जो उसकी 3rd और 4th पिन एज इनपुट होगी उसको खाली छोड़ दें। यस, खाली नहीं छोड़ना, उसे भी ग्राउंड करना है जी। F1 और F2 उसकी पिन 1 पिन 2 पे ऐड करके बाकी 3 4 को ग्राउंड कर दे और एक उसकी जो सिलेक्शन लाइन है उसको भी ग्राउंड कर दे। यस, वी कैन डू दैट टू। मैंने आपको बताया, मैंने आपको जरा डिफरेंट मेथड बता रही हूँ, वो भी हो सकता है। ओके मैम, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। हो सकता है सारी ऑप्शन हम कभी क्लास में डिस्कस ही ना करें, आपके माइंड में कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए जो कि हमने ना डिस्कस की हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉजिक डिजाइन कि आपने क्या डिजाइन किया उसके मुताबिक सिस्टम काम करेगा। एक वेरिएशन इसकी अब मैं आपको और बताने लगी हूँ कि लेट से आपकी चिप में एनेबल की फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। अभी ये मैंने मक्स के साथ कोई एनेबल की बात नहीं की, मैं डिकोडर के साथ हमेशा एक्टिव लो एक्टिव हाई एनेबल की बात करती थी। यहाँ पे इसलिए नहीं की कि इसमें भी वो एग्जिस्ट कर सकता है और एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है एनेबल का भी। चिप एनेबल हमेशा नॉर्मली होता ही है चिप में। सो अगर एनेबल भी अवेलेबल है आपके पास तो उस एनेबल को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो टू जनरेट द आउटपुट। सो ये 4 5 6 7 ये 2 4x1 मक्स यूज करके लेट से यहाँ पे ये चिप एनेबल अवेलेबल है, ये एनेबल है आपकी आईसी का या ब्लॉक का, ये एनेबल है। तो आप ये कर सकते हो कि S0 S1 तो आपने यूज की हैं सिलेक्शन लाइन इनपुट्स को सिलेक्ट, और आप यहाँ ये जो एनेबल है इस पे आप S2 अप्लाई कर सकते हो। अब S2 0 के लिए ये इनपुट्स एक्टिव होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे, और ये एक्टिव हाई एनेबल है क्योंकि यहाँ बबल नहीं लगा, अगर बबल लगा होता तो फिर मैं ये इन्वर्टर ना यूज करती। सो ये जो एनेबल था इसके साथ मैं S2 कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पे आगे सिर्फ एक और गेट, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी ये एंड गेट सब मुझे यूज नहीं करने पड़ेंगे। और ये एनेबल की बेस पे, यानी कि जब ये S2 0 है तो यहाँ पे 1 जा रहा होगा, जब ये 1 जा रहा होगा तो ये डिवाइस एनेबल है, और यहाँ पे 0 जा रहा है तो ये डिवाइस एनेबल ही नहीं है। तो जब ये एनेबल नहीं है तो इसकी आउटपुट 0 ही होगी,
और जब ये 0 है तो यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि I0, I1, I2, I3 में से कौन सी आउटपुट पे जाएगी, और गेट की आउटपुट होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो S0, S1 पे डिपेंड करेगी। तो ये भी एक 8x1 मक्स की इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये अब मैं ज़रा इसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें। These are the different implementations of 8x1 multiplexers. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाय द वे ये जो मैंने लास्ट वाला बनाया है इसमें जो फाइनल 8x1 मक्स बनेगा उसमें एनेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका एनेबल मैंने एज अ सिलेक्शन लाइन यूज कर लिया है लास्ट में। जी इसको देख लें, जस्ट टेक 1 मिनट, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज विल मूव। ये भी उसी की बिल्कुल, ये सब के सब हमने 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स ही डिस्कस किए। सो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लेक्सर्स ऑफ एनी साइज। एक मैंने बता दिया है, बाकी अब इट्स अप टू यू, अब आपने खुद से देखना है, एक्सप्लोर करना है इसको। बुक में ये इतनी डिटेल में नहीं है, ये लेक्चर नोट्स देख लें, और आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। वैसे दीज नोट्स आर इनफ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। डिकोडर से मक्स बनाना भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट सर्किट्स यूजिंग फंक्शनल ब्लॉक्स। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कमर्शियली या मार्केट में आईसीज अवेलेबल होते हैं ना मक्स के, या तो वो होते हैं क्वाड या डुअल फॉर्म में। क्वाड होता है 4 और डुअल होता है 2। सो बेसिकली जो आईसी अवेलेबल है ना क्वाड मक्स, मे बी क्वाड 2x1 मक्स, तो उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सर की 4 कॉपीज होती हैं, यानी कि 4 2x1 मल्टीप्लेक्सर है विद कॉमन सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन सबकी एक ही होती है और इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस डिफरेंट होती हैं। यानी ये क्वाड आईसी के अंदर 4 2x1 मक्स अवेलेबल हैं। सो हर एक की अपनी आउटपुट है, मे बी F0, F1, F2 एंड F3, हर एक की अपनी इनपुट है। सो लेट्स से ये 0th मक्स है, यानी 0 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं ना। तो 0th मक्स की मतलब ये है कि 0th नंबर मक्स का 0th इनपुट एंड फर्स्ट इनपुट। इसी तरह नेक्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की 0 एंड फर्स्ट इनपुट, यानी ये जो पहला सबस्क्रिप्ट है ये इनपुट नंबर को शो कर रहा है और दूसरा सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लेक्सर के नंबर को शो कर रहा है। सो ये 0 2 एंड 1 2 का मतलब है कि ये सेकंड मल्टीप्लेक्सर की I0 और I1, इसी तरह थर्ड मल्टीप्लेक्सर की I0 और I1। तो हम इस तरह आपको लेबल किया हुआ नजर आएगा। जब आप लिटरेचर देखोगे तो ये लेबल किया हुआ नजर आएगा। और इनमें ये चीज होती है कि इनकी जो सिलेक्शन लाइन है वो कॉमन होती है, यानी बाहर आईसी में आपको एक ही सिलेक्शन लाइन नजर आ रही है। सो इंटरनली सिलेक्शन लाइन सबकी कॉमन होती है। यहाँ पे आपको एक ही सिलेक्शन लाइन नजर आएगी। इसका मतलब है जब ये 0 होगा तो यहाँ पे I0 0 जनरेट होगा, यहाँ पे I0 1 जनरेट होगा, यहाँ पे I0 2 जनरेट होगा और यहाँ पे I0 3 जनरेट होगा। और जब s इक्वल टू 1 है तो फिर सेकेंड इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफर होगी। तो दिस इज हाउ इट इज अवेलेबल इन मार्केट, जो कमर्शियली मल्टीप्लेक्सर्स के आईसीज अवेलेबल हैं। डुअल में 2 होंगे और क्वाड में 4 होंगे। यानी अगर डुअल है, मे बी डुअल 4x डुअल का आईसी है, तो क्या होगा, 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, और उनकी अपनी अपनी आउटपुट लाइन होगी और सिलेक्शन लाइन बाहर 2 ही नजर आ रही होंगी 4 की बजाय, और वो इंटरनली कनेक्टेड होंगी, कॉमन होंगी। तो ये होता है डुअल 4x1 मल्टीप्लेक्सर।
और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप मल्टी बिट डेटा के साथ डील कर रहे हो ना, और आपने साइमल्टेनियसली फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है जो 4 बिट का नंबर है, A0, A1, A2 और A3, और वो आप चाह रहे हो कि यहाँ इनपुट साइड से आउटपुट पे डेटा ट्रांसफर आपने करना है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन। तो आप चाह रहे हो कि A0 यहाँ पे आ रहा है, A1 यहाँ पे आ रहा है, A2 यहाँ पे आ रहा है और A3 यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 0 करते हो तो इकट्ठा पूरा का पूरा नंबर यानी 4 बिट का नंबर है वो साइमल्टेनियसली आउटपुट पे अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह कोई दूसरा नंबर B0, B1, B2, B3 आप रीड कर रहे हो और वो दूसरी सिलेक्शन लाइन पे अगर आप अप्लाई कर दो B0, B1, B2, B3, तो क्या होगा जब सिलेक्शन लाइन 1 होगी तो यहाँ से B0, B1, B2, B3 आउटपुट पे साइमल्टेनियसली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब आप मल्टी बिट डेटा के साथ डील करते हो तो दिस बिकम्स इजी। आपने डेटा ट्रांसफर करना है तो वो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक हो गया जी। सो इसी तरह जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसी तरह से आप डिकोडर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब बिगर साइज डिकोडर यूजिंग अ स्मॉलर साइज डिकोडर, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ। कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने बस मल्टीपल कॉपीज यूज की हैं और आप अनेबल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज active high output. Construct a 3 to 8 line decoder using 2 to 4 line active high output and active low enable decoder. यानी जो गिवन है वो ये है 2 to 4 लाइन एक्टिव हाई एक्टिव लो इनेबल डिकोडर। 2 to 4 लाइन गिवन है, 2 to 4 लाइन डिकोडर है और आपने 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली है, मक्स की तरह नहीं है कि सारी इनपुट डिफरेंट है। इसमें अब आपने 3 to 8 बनाना है तो A0, A1, A2 ये आपने बनाना है और उसके लिए आपको कितनी आउटपुट लाइंस चाहिए? आपको 8 आउटपुट लाइंस चाहिए। तो इसमें जो आप सिलेक्शन करोगे आप आउटपुट लाइन की बेस पे करोगे कि कितने डिकोडर यूज होने हैं। आपको गिवन है 2 to 4, आपको आउटपुट पे चाहिए 8 लाइंस, तो कितने डिकोडर यूज करोगे आउटपुट पे 8 लाइंस हो जाएं? 2 2 to 4 लाइन डिकोडर यूज करोगे तो आउटपुट पे 8 लाइंस हो जाएंगी। सो ये फर्स्ट डिकोडर जनरेट करेगा D0, D1, D2 एंड D3 और सेकंड डिकोडर जनरेट करेगा D4, D5, D6 और D। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एट ए टाइम एक डिकोडर को काम करना चाहिए। तो जब एक डिकोडर काम करेगा तो ये वाली लाइंस जो हैं ये कॉमन होंगी। अब यानी यहाँ पे A0, A1 ये वो सिलेक्शन लाइन की तरह है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन लाइन की तरह है। यहाँ पे ये आउटपुट को सिलेक्ट कर रहा है, एक्टिव कर रही हैं ये A0, A1। तो यहाँ भी A0, A1 और यहाँ नीचे वाले डिकोडर में भी A0, A1। तो जब ये 0 0 होंगे तो इसका D0 इक्वल टू 1 होगा और 0 0 होने पे इसका D4 इक्वल टू 1 होगा। अब इनमें से एट ए टाइम एक को एक्टिव होना चाहिए और वो किस बेस पे जाएगा? वो A2 की बेस पे जाएगा। तो अब A2 कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें? वो यहाँ पे आपको इसके चिप इनेबल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा A2। सो हम क्या करते हैं, ये एक्टिव लो इनेबल की चिप है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये एक्टिव लो है तो यहाँ बबल है। इसका मतलब है जब यहाँ 0 आएगा, जब यहाँ पे 0 आएगा, A2 इक्वल टू 0 है तो ये वाला डिकोडर काम करेगा। और हम चाहते ही हैं कि जब 0 आ रहा है अगर तो मैं इधर A2 कनेक्ट कर दूं और यहाँ भी A2 ऐसे ही कनेक्ट कर दूं तो A2 0 होने पे दोनों डिकोडर साइमल्टेनियसली एक्टिव हो जाएंगे, विच आई डोंट वांट। आई वांट कि इन दोनों में एक ही डिकोडर एक्टिव हो, दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिव ना हो। तो कैन यू टेल मी द सोल्यूशन कि मैं क्या करूं कि मेरा डिकोडर ये जो 2 to 4 लाइन डिकोडर है ये एज अ 3 to 8 लाइन डिकोडर वर्क करे।
जी बच्चे, सेकंड डिकोडर के लिए जो आप A2 दे रही हैं उस पर नॉट गेट लगा देंगे। सॉरी रिपीट करें। मैम सेकंड डिकोडर में जो A2 की पिन दे रही हैं उस पे अगर आप नॉट गेट लगा रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टर लगा दूं, जहाँ पे नॉट गेट लगा दूं, तो ये होगा कि जब यहाँ 0 आ रहा है तो एक चिप एक्टिवेट होगी, दूसरी नहीं होगी। अगर 0 आ रहा है तो अपर, ये लेट मी कॉल इट A एंड लेट मी कॉल इट B। सो अगर मैं A2 को 0 दूंगी तो A एक्टिव हो जाएगा और वही 0 इसके चिप इनेबल पे जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट होके इस चिप को B को डिसेबल कर देगा। सो जब A इनेबल होगा तो D नॉट इक्वल टू 1 आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी आपको D नॉट इक्वल टू 1 नजर आएगी। बाकी सारे, क्योंकि ये डिसेबल है तो ये आपको नजर आ रहा होगा। डिसेबल का मतलब ये है कि सारी आउटपुट 0 है। अदरवाइज डिकोडर की एक आउटपुट 1 होती है ना, पर जब आप चिप को इनेबल नहीं करते यानी डिसेबल करते हो तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी 0 होती है, इनवैलिड डेटा जो होता था इनकोडर में। तो और जब यहाँ पे 1 आएगा, A2 इक्वल टू 1 आएगा, तो ये क्या होगा, A डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी A की सारी आउटपुट्स हो जाएंगी 0 और B एक्टिवेट हो जाएगा। तो B एक्टिवेट हो जाएगा तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ A1 आपको आउटपुट पे एक 1 नजर आएगा। तो इस तरीके से इनेबल को यूटिलाइज करके मैंने एक 3 to 8 लाइन डिकोडर बना लिया। मैम मैंने एक चीज पूछ रही थी, अभी आपकी केस जो बता रही है ये दोनों आपने जो 2 to 4 लाइन रिकॉर्डर्स हैं ये एक्टिवली लो चूज किए हुए? हाँ जी, दोनों लो हैं जी। एक ही अवेलेबल था ना आपके पास, क्वेश्चन में ये आपको गिवन था। ये देखे ना, क्वेश्चन में गिवन है हमें ना एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो, तो मुझे लगा कि एक लो है एक हाई है। एक्टिव हाई आउटपुट एंड हाई आउटपुट एंड एक्टिव लो इनेबल डिकोडर। ठीक। जी बच्चे, क्वेश्चंस? ठीक है जी। सो दिस इज हाउ आप डिकोडर्स के, अच्छा अब ये जो फाइनल डिकोडर बनेगा इसमें इनेबल है, चिप इनेबल, क्या ख्याल है? आंसर इज नो, इसमें इनेबल नहीं है। अब इसका इनेबल, क्योंकि दोनों जो 2 to 4 के अलग अलग इनेबल थे वो मैंने यूज करके थर्ड लाइन बना दी है ना, अब वो एज इनेबल नहीं वर्क कर रहा, अब वो 3 to 8 लाइन डिकोडर की एज थर्ड इनपुट वर्क कर रहा है। तो अगर मुझे अब इसमें इनेबल इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा एंड गेट्स लगाने पड़ेंगे। इनेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे एंड गेट्स लगाएं, तो आई विल हैव टू यूज 8 एंड गेट्स एट द आउटपुट और फिर उनकी एक कॉमन लाइन एज इनेबल यूज करनी पड़ेगी, चाहे मैं एक्टिव लो करूं या एक्टिव हाई करूं, और फिर वो एज इनेबल वर्क करेगा। तो इंडिविजुअली 2 to 4 लाइन डिकोडर्स ऑलरेडी हैड एन एक्टिव लो इनेबल इन द सिस्टम, लेकिन जब आपने उन 2 to 4 लाइन डिकोडर्स को यूज करके 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाया है, तो उसमें अब फाइनल जो सिस्टम बना है उसका इनेबल नहीं रहा, वो इनेबल को हमने अपने सिस्टम में एज अ थर्ड इनपुट यूज कर लिया। तो इसलिए फिर हमें एक इनेबल एक्स्ट्रा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको इनेबल एक्स्ट्रा एंड गेट्स के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। इनेबल हमेशा जब भी किसी भी सर्किट में ऐड करना है वो एंड गेट के थ्रू ही ऐड होगा। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, मूविंग ऑन। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको डी मल्टीप्लेक्सर का। हमने पहले स्टार्ट किया था डिकोडर से, फिर उसका ऑपोजिट फंक्शनल ब्लॉक था एनकोडर। डिकोडर में अगर 2 to 4 लाइन डिकोडर है तो एनकोडर 4 to 2 4x2 एनकोडर था कि जिसमें डिकोडर का ऑपोजिट काम करता था, यानी डेटा को एनकोड करता था और उसी जो एनकोड किया हुआ डेटा यानी कोड बनाता था, और वो कोड जब हम डिकोडर की इनपुट पे अप्लाई करते थे तो डिकोडर उस कोड को एक्सपैंड करके उसका मीनिंग हमें डिकोड करके बताता था। इसी तरह मक्स की जो ऑपोजिट डिवाइस है वो डी मल्टीप्लेक्सर है। मक्स का काम क्या था
कि वो मल्टीपल इनपुट लाइन में 4x1 मक्स की एग्जांपल ले रही हूँ, मल्टीपल इनपुट लाइंस होती थी बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन, उनमें से एक इनपुट लाइन आउटपुट पे ट्रांसमिट होती थी। ये किसी ने चैट में कुछ लिखा है जी ज़ैनब, आर यू सेइंग समथिंग? मैम मेरा एक क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। आपने जब कहा है कि A2 0 होगा तो हमारा A वाला एक्टिव हो जाएगा, जी है ना? जी मगर मैम ये तो एक्टिव हाई आउटपुट है ना, तो अगर एक्टिव हाई आउटपुट है तो काम एक्टिव हाई आउटपुट है लेकिन एक्टिव लो इनेबल है। हाई मतलब है कि ये डिकोडर की एक आउटपुट हाई होगी और बाकी सारी जीरो होंगी। अगर यहाँ पे A0 0 है और A1 0 है, 0 0 है, तो D0 would be equal to 1 and D1 D2 and D3 they would be equal to 0। ये एक्टिव हाई आउटपुट का मतलब है। एक्टिव लो आउटपुट क्या होती है कि अगर आपका A0 A1 0 0 है तो ये इसका ऑपोजिट हो 0 1 1 1, ये एक्टिव लो आउटपुट है। यानी लो को आपने प्रेजेंस शो करने के लिए यूज किया है, 0 को, और 1 को आपने एब्सेंस शो करने के लिए यूज किया है। इसको एक्टिव लो बोलते हैं। एक्टिव हाई का मतलब है 1 को आपने प्रेजेंस शो करने के लिए यूज किया और 0 को आपने एब्सेंस शो करने के लिए यूज किया। तो दो चीजें हैं, एक आउटपुट है लो या हाई और एक इनेबल है लो या हाई। ओके मैम, ठीक है, क्लियर है ना? जी। सो मैं आपको डी मल्टीप्लेक्सर का बता रही थी कि इट इज द ऑपोजिट डिवाइस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जो काम मल्टीप्लेक्सर करता है का उल्टा काम मल्टीप्लेक्सर करता है। सो अगर और इसको भी हम साइज से ही आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये होता है 1x2 मक्स डी मक्स, 1x4 डी मक्स, 1x8 डी मक्स। तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसकी होती है एक इनपुट लाइन एंड मल्टीपल आउटपुट लाइंस। अगर 1x2 है तो एक इनपुट लाइन और दो आउटपुट लाइन, एंड सिलेक्शन लाइन उसी तरीके से चूज होती है। सो अगर दो आउटपुट हैं तो एक सिलेक्शन। इसी तरह अगर 1x4 डीमक्स है तो उसकी एक इनपुट लाइन, यानी ये आई एक इनपुट लाइन, एंड देयर विल बी 4 आउटपुट लाइंस एंड देयर वुड बी 2 सिलेक्शन लाइंस, और सिलेक्शन लाइंस वही रहेंगी S0 S1। तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? ये 1x4 डीमक्स है। इसमें ये होता है कि बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन जब 0 0 है तो I इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट 1। जब ये 0 1 है तो I इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट 2। जब ये होगी 1 0 तो I वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट 3, और जब ये होगी 1 1 तो I वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट 4। तो ये आप देख सकते हो, उसमें यह था कि इनपुट पे मल्टीपल डेटा लाइंस अवेलेबल थी और कौन सी डेटा लाइन आउटपुट पे जानी है वो सिलेक्ट करता था मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर उसका ऑपोजिट काम कर रहा है कि एक ही इनपुट है जो इनसे किसी एक आउटपुट पे जाएगी और बाकी सारी आउटपुट उस टाइम पे 0 होंगी। इसका टेबल कैसे बनेगा? अब इसकी अगर हम 4 आउटपुट लाइंस हैं या 4 डेटा लाइंस हैं D0, D1, D2 और D3, इसका टेबल हमने बनाना है। तो ये वर्क करेगा बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन 0 0 0 1 1 0 1 1। जब सिलेक्शन लाइन 0 है D0 पे आएगा I और बाकी होंगी 0, यानी और फिर जब 0 1 है तो D0 पे होगा 0, D1 पे होगा I और 0। इसी तरह 1 0 पे दिस वुड बी इक्वल टू I, the others would be equal to 0। तो ये इसका टेबल होगा डी मल्टीप्लेक्सर का। तो दिस इज हाउ अ डी मल्टीप्लेक्सर वुड वर्क। जी, इस बताएं कि वर्किंग समझ आई है इसकी? ये डिकोडर से मिलता जुलता है। आपको डिफरेंस कोई स्टूडेंट बता सकता है इसमें और डिकोडर में क्या डिफरेंस है? सर्किट भी इसका डिकोडर से मिलता जुलता होगा, तो आप डिफरेंस जरा आइडेंटिफाई करें, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिकोडर। मैम आपने ट्रुथ टेबल के अंदर D4 लिख दिया D3 की जगह। सॉरी,
This is D3. जी बच्चे, मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ, क्या आपको इस इन कंपैरिजन विद द डिकोडर कुछ मिलती जुलती या डिफरेंट चीज नजर आ रही है इसमें? डिकोडर के टेबल में और इसके टेबल में क्या फर्क है? यहाँ पे 1 लिखा होता था आई की बजाय। अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो ये डिकोडर बन जाएगा, और यहाँ पे आई लिखने का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट कुड बी 0, दैट कुड बी 1, वो जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो जा रहा है आउटपुट पे। तो अब सर्किट बनाओगे इसका तो वो भी 4 एंड गेट्स ही बनेंगे, लेकिन सिलेक्शन लाइंस के साथ, ये अगर सिलेक्शन लाइंस आ रही हैं डिकोडर की ए या डी, यानी यहाँ पे इन्वर्टर के साथ आ रही है 0 0, फिर 0 1, फिर नेक्स्ट पे आ रही है 1 और यहाँ से 0 एंड लास्ट पे 1 1 आ रही है। ये डिकोडर था हमारा। तो इससे अगर डीमक्स बनाना है तो सिर्फ ये होगा कि एक थर्ड इनपुट आ जाएगी एंड दैट वुड बी कॉमन टू ऑल एंड गेट्स, और वो आगे ट्रांसमिट होगी डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन वैल्यूज, यानी S0 और S1 पे, क्योंकि गेट ही वो एक्टिवेट होगा जो S0 S1 की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। तो जो गेट एक्टिवेट होगा उसकी आई जो है, जो यहाँ हमने आई कॉमन टू ऑल द गेट्स, वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये डिकोडर के सर्किट में एंड गेट में अगर आप एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड कर दो तो वो डीमक्स बन जाता है, लेकिन दोनों की टोटली डिफरेंट एप्लीकेशंस है। वर्किंग मतलब किस जगह पे यूज करना है डीमक्स? डीमक्स हमने ऐसी जगह पे यूज करना है जहाँ पे हमारे पास एक चैनल से आउटपुट आ रही है और वो आगे मल्टीपल चैनल्स में से किसी एक पे सिलेक्ट करके ट्रांसमिट करनी है, और वो सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन पे जो भी कोड आ रहा है उसके मुताबिक। तो वो डीमक्स है। डिकोडर ये है कि आपके पास अगर आपके पास जो आउटपुट्स अवेलेबल हैं उनमें से एक ही एक्टिव है, और वो जो एक्टिव है आपने मल्टीपल लाइंस को अगर कंट्रोल करना है, मल्टीपल सिस्टम्स के एनेबल जनरेट करने हैं, तो वो आप डिकोडर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपसे कहीं एनकोडेड डेटा है उसको डिकोड किया करना है तो उसके लिए डिकोडर यूज हो सकता है। तो आपको हर फंक्शनल ब्लॉक की एप्लीकेशन अलग से पता होनी चाहिए। ठीक है जी? यस मैम। ओके जी, सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। अब हमारा सिर्फ एडर सब्ट्रैक्टर रह गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली वो कवर हो जाएगा, और फिर आई थिंक हमारा मिड 2 का सिलेबस और जो असाइनमेंट में आपका कोर्स है वो कवर हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दें। मैम आप ये सर्किट जूम इन कर देंगी एंड गेट से बनाओ। थैंक यू जी, ये पीछे वाला भी अगर किसी को चाहिए तो शॉट ले ले। ठीक है जी, अटेंडेंस नेक्स्ट टाइम लूंगी। मैं बता रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम आपकी अटेंडेंस होगी। थैंक यू, दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।